नमस्कार, जय हिंद साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे आपके लिए सुबह 11 बजे हम लोग मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एसएससी जीडी वालों के लिए 2026 में जो अभी एग्जाम दे रहे हैं थर्ड फेज का 18 से 23 मई में चालू हो गया है। आज 19 तारीख है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर फिनिश भी होने वाला होगा। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वाले भी इसको देखें। और यूपी पुलिस वाले जिनको अभी एग्जाम देना है उनका एग्जाम 8, 9 और 10 जून को होने वाला है, ठीक है। और जितने भी वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं जिनको भी मैथ से मतलब मौत से तो सबको डर लगता है, मैथ से जिनको भी डर लगता है अगर तो आए और इस प्रैक्टिस सेशन से आकर के जुड़ जाए, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेशन में 15 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। और इस 15 क्वेश्चन में हम लोगों ने एक एक या दो दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लेकर के कम से कम 7 या 8 टॉपिक इसमें कवर किए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, हम लोग बेसिक मेथड से हर एक क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। सभी लोग कहते रहते हैं कि नहीं, एक्स से जो टीचर बताता है उसको बहुत टाइम लगता है, एक्स पुराना मेथड हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक्स मेथड पुराना हो गया लेकिन एक्स वो हमेशा नई ही रहेगी, ठीक है। एक्स तो एक्स ही रहती है। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन एक्स से ही बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात यानी कि रेशियो दे दिया हमको 7:5 है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष है और 14 वर्ष से कम है, ठीक है। ये हमको लड़का और लड़की दे दी जो 14 वर्ष से कम है या तो 14 वर्ष के हैं। और कह रहा है कि अगर 14 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या तो 7, 5, 12 है, लेकिन हम लोग अभी रेशियो का जो मेथड है उसमें क्या होता है कि मैंने बताया है कि हम लोग रेशियो हटाएंगे और उसके बाद अपनी एक्स को ले आएंगे, ठीक है। नोटबुक और पेन आप लोगों ने, मैंने कहा नहीं है तो किसी ने उठाया भी नहीं है। नोटबुक पेन उठा लीजिए यार, बिना मैथ में नोटबुक पेन उठाए कैसे काम चलेगा। चलिए उठाइए और हमारे साथ में कीजिए। कह रहा है लड़कों और लड़कियों का रेशियो हमको दे दिया, हम लोगों ने लेट कर लिया कि बॉय कितने हैं। बॉय हमने 7x यानी कि पहले बॉय 7x और गर्ल्स यानी कि वो हम लोगों ने लेट कर ली कि 5x दी हुई है। उसने हमको दिया है कि 14 वर्ष से आयु से अधिक विद्यार्थियों की संख्या 870 है। संख्या दिया है 14 साल से ज्यादा वालों की, और जो दिया है आंकड़े वो दिया है 14 साल से कम वालों के, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी संख्या 7x ये है लड़कों की टोटल। 60% लड़के 14 साल से कम के हैं, तो 14 साल से ज्यादा के कितने हो जाएंगे 60, यानी कि 100 में 60 चला गया 40, यानी कि 7x का 40% यानी कि बटे 100। प्लस इसी तरह लड़कियां दी हुई हैं 40% जो कि 14 वर्ष की हैं या 14 वर्ष से कम है। हमको चाहिए 14 वर्ष से ज्यादा वाली। हमारी लड़कियां हैं 5x यानी कि 5x इंटू ज्यादा वाली हो जाएंगी, 100 में 40 चला गया यानी कि 60/100। इनकी संख्या कितनी दी है, इनकी संख्या दे दी है 870, ठीक है। ये ऐसा दे दिया है, हमको केवल इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 7, 5, 12x। 12x में x का मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ से अपना वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व कराते हैं। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, बस एक एक जीरो ही हम लोग गायब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ निकल के आ जाएगा 7 चौको 28 x बटे 10। इसी प्रकार निकल के आ जाएगा 5 छक्का 30x बटे 10 बराबर निकल के आ जाएगा 870, ठीक है। ऐसा निकल के आ गया। अब 10 10 एलसीएम सेम है, यानी कि ये इधर वाला बराबर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर से 10 10 हटा देते हैं और उधर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10 ऐसे, यानी कि ये निकल के आ गया 28 और 30, ये निकल के आ गया 58x बराबर ये निकल के आ गया 8700। यहाँ से हम लोग जब मल्टी मतलब डिवाइड कराएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 150, ठीक है। कितनी निकल के आ जाएगी, जब डिवाइड कराएंगे तो 15 बार जाएगा, मतलब 150 निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 150 निकल के आएगी यहाँ से x की वैल्यू। अब हम लोगों को x में मैंने बताया कि हमें पूछ रहा है कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 12x। 12 में इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 गुणे 150, यानी कि 12 पंचे 60 जीरो, 12 का नंबर 12 और 6 18, एक जीरो और बढ़ जाएगा 1800 टोटल संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को इजी वे में समझा दिया है, इसी वजह से मुझको थोड़ा 1 मिनट का टाइम लग गया होगा ज्यादा। अगर आप लोगों को समझाना नहीं होता, केवल सॉल्व करना होता तो आप लोग अभी तक इसको फिनिश कर चुके होते, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए और अपने
कॉपी में सॉल्व जरूर करना, ठीक है, अपने हाथ से। और जो आंसर निकल के आया 1800 उसको मुझको कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा सेकंड। हाँ, ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वाले मैथ का सेशन तो अभी सुबह 11 बजे आप लोग देख ही रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन सेम एग्जाम ओरिएंटेड लेके आते हैं, जैसा कि बच्चे हमको भेज रहे हैं। और ऐसा ही हम लोग जीके जीएस में शाम को एक 40 क्वेश्चंस का सेशन लेके आते हैं रात में 8 बजे, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन जीके के रहते हैं और 20 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं। 2 दिन से हम लोग हिंदी का सेशन नहीं लेके आ पाए हैं, तो आज हम क्या करने वाले हैं कि हिंदी का एक सेपरेट सेशन लेके आएंगे, ठीक है। उसमें 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे कि अभी एग्जाम में पूछे, और बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने हमको व्हाट्सएप में सेंड कर देते हैं, ठीक है। जब वो एग्जाम देकर निकलते हैं तो यहाँ वहाँ से वो मतलब व्हाट्सएप पे अपना भेज देते हैं, ठीक है। तो उसी बेस में हम लोग क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ जाते हैं। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो, तो आप लोग उनको जरूर देखा करिए, ठीक है। चलिए हम लोग अपना मैथ का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, नहीं तो सेशन हमारा लंबा हो जाता है। चलिए, कह रहा है एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा और 12 मिनट का समय लगता है। कितना? 1 घंटा और 12 मिनट। 1 घंटा तो लग रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब 12/60 कर देंगे, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/5, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 1 घंटा प्लस 1/5 घंटा, ठीक है। इतना टाइम लगा, 1 घंटा 12 मिनट को मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाती है तो पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। हमसे समय पूछ रहा है और पूर्व दूरी के 25/3 भाग तय करना है। सबसे पहले हमको दूरी निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि चाल वाला फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फार्मूला है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। आप लोग इसको पता रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमको दूरी निकालना है। जब अगर दूरी निकालना है तो दूरी के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो दूरी बराबर क्या निकल के आएगा, यानी कि डिस्टेंस डी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमको दिया है 80 किलोमीटर, ये हम लोगों ने लिख दी, गुणे समय। समय हम लोगों ने निकाल दिया 5 का नम 5 1 6/5 घंटा, ठीक है। इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 16 50 80, यानी कि ये निकल के आ गया 16 छक्का 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर हमारी दूरी निकल के आ गई। उसने हमसे कहा यदि चाल 25% बढ़ जाती है, पहले चाल 80 किलोमीटर थी, अब 25% बढ़ाना है, यानी कि 80 का 25% कितना होगा 20, यानी कि अब नई चाल कितनी निकल के आ गई, न्यू स्पीड निकल के आ गई 80 + 20 बराबर 100 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी नई चाल निकल के आ गई। हमसे कह रहा है कि दूरी कितनी है, पूर्व दूरी का 25/3 भाग, यानी कि हमारी पूर्व दूरी हम लोगों ने निकाल दी है 96 किलोमीटर। तो हमारी नई दूरी कितनी निकल के आ गई, नई दूरी यानी कि डिस्टेंस डी बराबर, पूर्व दूरी है हमारी 96, उसका हमको निकालना है 25/3 भाग, यानी कि 25/3 मल्टीप्लाई करा दीजिए। 25 3 3 9 3 दूनी 6, 25 का मल्टीप्लाई 32 में, तो यह आ जाएगा 25 दूनी 50, कैरी आ जाएगा 5, 25 3 75 और 5 80, यानी कि 800 किलोमीटर ये हमारी दूरी निकल के आ गई, ठीक है। 25/3 भाग, यानी कि 3 3 9 3 दूनी 6 और 25 से मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, ये आ गया 25, 25 3 75 और 5 80, 800 किलोमीटर की दूरी है। स्पीड है हमारी 100 की। हमसे पूछ रहा है टाइम। टाइम क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि हम लोग यहाँ से टाइम निकालेंगे, यानी कि समय बराबर, तो समय बराबर क्या निकल के आ जाएगा, दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी है 800 किलोमीटर, चाल है 100 किलोमीटर पर घंटा। समय कितना निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कि 8 घंटा। जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हम लोगों का हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी आप लोगों से एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए और ऑप्शन मुझको अपना जो आंसर निकाला है वो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। तो हम लोगों ने दोस्तों एक क्वेश्चन अभी रेशियो पोर्शन से फिनिश कर दिया और दूसरा क्वेश्चन रेल और दूरी से फिनिश कर दिया, ठीक है, समय दूरी और चाल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टॉपिक कह रहा है ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेची। फिर कह रहा है बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की लाभ की तुलना में 72.60 अधिक था तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को लेट करना है। क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को
24% लाभ पर बेची है। ठीक है, हम लोग लेट कर लेंगे कि ए ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी थी। ए ने खरीदी थी, ए का सीपी हम लोगों ने मान लिया कि एक्स रुपए है। ठीक है, हम लोग सब क्वेश्चन एक्स से बताते हैं, कोई देर नहीं लगती है, आप लोग बस देखते जाइए। फिर कह रहा है कि बी को 24% लाभ पर बेची, यानी कि बी का सीपी अब कितना हो जाएगा, बी का सीपी, जो बी का सीपी होगा वही ए का एसपी होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य होगा, वो 24% लाभ, यानी कि 124 एक्स बटे 100। यहाँ दो जीरो चले जाएंगे, यानी कि निकल के आ जाएगा 1.24 एक्स रुपए। ये निकल के आ गया बी का सीपी। अब कह रहा है कि बी ने सी को 30% लाभ पर बेचा, यानी कि हम लोग अब सी का सीपी निकाल लें। सी का सीपी, जो सी का सीपी होगा वही बी का एसपी होगा। ठीक है, आप लोग ये जरूर याद रखना। तो हमको 30% लाभ, यानी कि 1.24 एक्स तो इसका मूल्य था, इसमें 30% लाभ यानी कि 130 बटे 100 कर देना है। ठीक है, इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां से हम लोगों का निकल के आएगा 1.612 एक्स। कितना निकल के आएगा, 1.612 एक्स। ये सी का सीपी यानी कि बी का एसपी हो गया। क्या यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं, ये हो जाएगा बी का एसपी, ये हो जाएगा ए का एसपी। ठीक है, ये जो सीपी है। अब हमसे कह रहा है कि बी का लाभ, बी का लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि बी ने, ये एसपी है बी का और ये सीपी है, तो बी का लाभ कितना हो गया 1.612 एक्स माइनस 1.24 एक्स, ये हो गया बी का लाभ। कह रहा है ए के तुलना में, यानी कि ए का लाभ कितना है, ये है 1 पॉइंट, ए का एसपी कितना है 1.24 एक्स माइनस एक्स बराबर कितना अधिक है 72.60। हम लोगों ने अधिक कर दिया ना, बस इसको हम लोगों ने घटा दिया। ठीक है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है और यहाँ से अपनी एक्स की क्या करनी है, वैल्यू निकाल लेनी है। जब हम लोग इसको माइनस कराएंगे तो यहाँ निकल के आएगा 0.372 एक्स, ये निकल के आ गया माइनस 0.24 एक्स बराबर, ये निकल के आ गया 72.60। ठीक है, इसको और माइनस करा दीजिए, जब और माइनस कराएंगे तो ये निकल के आएगा 0.132 एक्स बराबर 72.60। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगी एक्स बराबर 550। कितनी निकल के आ गई, एक्स बराबर निकल के आ गई 550। हमसे कह रहा है कि बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। बी का सीपी है 1.24 एक्स, इसमें हम लोगों को 550 का मल्टीप्लाई करा देना है और अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, तो क्या बी का भुगतान कितना निकल के आ जाएगा, बी का भुगतान बराबर कितना निकल के आ गया, मल्टीप्लाई करा दीजिए 1.24 इंटू एक मतलब 550। ठीक है, देख लीजिए डिजिट, पांचों को 20, जीरो एक ही ऑप्शन में केवल डिजिट जीरो दिख रही है, लेकिन डिजिट जीरो से काम नहीं चलेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो निकल के आएगा 682। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कराइए 682, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो गया है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, माइनस कराना है तो माइनस तो सबको ही करा लेगा, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन है तो माइनस तो कराना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए 4 देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएफ और एचसीएफ से आ गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, चौथा टॉपिक कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का योग और अंतर 148 और 140 है। ये हमको दे दिया, योग दे दिया और उसका अंतर दे दिया। फिर कह रहा है यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो हम लोग लासा और मासा की वैल्यू निकालते हैं। हमको दिया है लासा प्लस मासा बराबर 148, इसी प्रकार हमको दिया है लासा माइनस मासा बराबर 140। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करा देंगे। जब ऐड कराएंगे एक बार तो ये चला जाएगा, यहां से निकल के आएगा 2 लासा बराबर, इसको जोड़ देंगे 8, 4 4 8, 1 1 2, 288। यानी कि लासा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से लासा बराबर 2 से डिवाइड करा दीजिए, 1 4 4, 144 निकल के आ गया लासा। जब 144 लासा निकल के आ गया, किसी एक में रख दीजिए। जब इसमें रख देंगे मान लो फर्स्ट वाले में, तो मासा कितना निकल के आ जाएगा, मासा निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, 144 148 में माइनस हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, हमसे कह रहा है एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। हम सबको पता है कि होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ
बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है फार्मूला। ठीक है, इसी में रख दीजिए और अपना वैल्यू ले लीजिए। तो हमको दिया है एक संख्या, हमने निकाल लिया है लासा हमारा 144 है, मासा है हमारा 4, बराबर एक संख्या हमको दिया है 16 गुणे दूसरी संख्या हमने मान ली x। चलिए इसको काट दीजिए, ये 4 चौको 16, इधर इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 4 3 का 12, 2 बच जाएगा, 4 छंग 24, 36। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, कौन सा 36, ऑप्शन नंबर सी दूसरी संख्या हो गई। केवल हम लोगों को दो इक्वेशन बनानी थी, एलसीएम प्लस एचसीएफ का ऐड दिया था, एलसीएम माइनस एचसीएफ का ऐड दिया था, उनको सॉल्व करना था, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना था और उसके बाद फार्मूला लगा देना था। कौन सा फार्मूला? फार्मूला यही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोगों का फार्मूला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पहुंचते हैं। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा टॉपिक। ठीक है, वर्क एंड टाइम कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, सबको पता है कि हम लोग जो भी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आता है उसको एलसीएम मेथड से फिनिश करते हैं, इसको भी हम एलसीएम से ही फिनिश करेंगे। हमको उसने दिया ए 12 दिन लेता है, यानी कि ए 12 दिन ले रहा है, बी कितने दिन ले रहा है? बी ले रहा है 18 दिन। ठीक है, हम लोग इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम निकल के आएगा 36, 36 यानी कि यही हो गया टोटल वर्क। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, ए की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता अलग अलग निकालनी है। इस 12 का इस 36 में डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आएगा 12 यानी 36, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 यूनिट है। इसी प्रकार इस बी का इस 36 में डिवाइड कराएंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 यूनिट है। उसने हमसे कहा कि उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। 4 दिनों तक अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें, यानी कि 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट से काम करते हैं दोनों। 4 दिनों तक इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, यानी कि 5 गुणे 4, यानी कि इन लोगों ने 20 यूनिट काम क्या किया है? फिनिश कर दिया है। ठीक है, ए प्लस बी ने साथ मिलकर काम किया है ना, तो 5 यूनिट काम करते हैं साथ में, 4 दिनों तक किया, 20 यूनिट काम फिनिश कर दिया। कितना काम बचा है? 36 में से 20 चला गया, यानी कि 16 यूनिट काम अभी शेष बचा हुआ है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जिसके बाद जब 4 दिन काम हुआ उसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया तथा शेष कार्य को ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा कर लिया। अगले 4 दिनों में पूरा कर दिया ए और सी ने। ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट है। अब अगर 4 दिन में फिनिश करना है तो केवल ऐसा ही होगा कि 3 यूनिट ए की कार्य क्षमता और 1 यूनिट सी की कार्य क्षमता, यानी कि 3 1 4 यूनिट। 4 दिन तक काम करेंगे तो 4 गुणे 4 यानी कि 16 काम खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा काम फिनिश हो जाएगा। यानी कि 4 यूनिट 4 दिनों तक, यानी कि 16 पूरी पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, क्या काम का हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य के 1/3 को, यानी कि 36 पूरा काम था, इसका 1/3, 36 का 1/3 होता है 12। ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेगा? हम लोगों ने निकाल लिया कि सी की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, 12 यूनिट काम करना है, यानी कि 12 दिन काम लेगा। सी ऑप्शन नंबर हम लोगों को बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओरल क्वेश्चन है दोस्तों, ये मौखिक क्वेश्चन है। आप लोगों को केवल एलसीएम निकालना है और अपने क्वेश्चन पढ़ते जाना है और उसका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन केवल देखने में बड़े होते हैं, एलसीएम मेथड से करने में बहुत इजी होते हैं। और आप लोगों ने आप लोगों को मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझा भी दिया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए और अपना आंसर 12 दिन मुझको कमेंट में जरूर बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और आप लोग दोस्तों यूपी पुलिस वाले भी जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए भी ये जो सेशन है मैं सबको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। गोलाकार गेंद यानी कि गोले की बात कर रहा है और बेलन यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है, गोला यानी कि स्फीयर। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। पानी में डूबी है यानी कि हमसे वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, दो वैल्यूम हम लोगों को पता करने हैं। एक तो वैल्यूम पता करना है स्फेयर का यानी कि गोला का, और दूसरा वैल्यूम हम लोगों को पता करना है सिलेंडर का यानी कि बेलन का। ठीक है, मैं आप लोगों को 3D की जब मैंने क्लास अभी 2 दिन पहले ली थी उसमें 15 क्वेश्चन लेके आया था, उसमें सभी फार्मूले आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से बताए थे।
आप लोगों को कमेंट करके अभी तक मुझको बता देना चाहिए था। चलिए, एक दो बच्चों के कमेंट आ भी गए हैं, हम लिख दे रहे हैं। स्फेयर का होता है वैल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वैल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसने हमसे पूछा है कि बेलन मतलब जल स्तर में होने वाली वृद्धि, बेलन की हम लोगों को ऊंचाई यानी कि हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है। बेलन में गेंद को हम लोगों ने डुबोई है, तो हम लोगों को क्या करना है कि जो वैल्यूम है इनको दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4/3 पाई लिख दो ऐसे ही। आर हमको दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 3 का क्यूब कर देंगे, 3 × 3 × 3 बराबर, इधर बराबर पाई आर स्क्वायर एच करना है। पाई गुणे आर की वैल्यू दे दी है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 5 × 5 इंटू एच। एच की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जल स्तर में होने वाली वृद्धि यानी कि हाइट। ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो पाई से ये पाई चला जाएगा, 1 3 से 1 3 चला जाएगा। ठीक है। तो ये निकल के कितना आएगा, ये निकल के आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 3 का 12, 12 दिया 36, यानी कि h बराबर निकल के आ गया 36/25। ठीक है। यानी कि एक बार ये चला जाएगा, और आप लोग इसका जब डिवाइड कराएंगे अच्छे से तो ये निकल के आएगा 1.44 सेंटीमीटर, यानी कि यही इसके जल स्तर में होने वाली वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आप लोग ये दोनों फार्मूला अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है। और मैंने आप लोगों को जो और बाकी फार्मूले 3D ज्योमेट्री के हैं वो सभी मैंने अभी 2 दिन पहले बताया ना आप लोगों से कि 15 क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया था, उसमें मैंने सभी फार्मूले कवर करा दिए हैं। ठीक है। तो आप लोग उसको भी पीछे देख लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यानी कि एमआरपी में उसने 20% की छूट दे दी, छूट देने के बाद उसको बेच दिया, तब भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य रुपए 448 है तो उसका अंकित मूल्य रुपए में क्या होगा। 448 रुपए की उसने खरीदी थी चीज, उसको 20% मतलब उसने कुछ उसमें ऐसा एमआरपी उसने बढ़ाया, ऐसा रुपए नोट किया उसने कि 20% उसने छूट दिया, उसके बाद उसने 448 रुपए के 20% लाभ कमा भी लिया। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं कि हमसे पूछा अंकित मूल्य क्या है, हम लोगों ने लेट कर लिया कि अंकित मूल्य है x रुपए। ठीक है। और अपने जब उसने कहा कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, छूट देता है यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला एसपी कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 80x/100। सॉल्व कर देंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 4x/5 रुपए। ये निकल के आ गई एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, जब उसने 20% की छूट दी। उसने कहा कि उसका क्रय मूल्य 448 है और उसको छूट वूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है। यानी कि 448 रुपए इसका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 4x/5, वो भी 20% इसमें लाभ ऐड है, यानी कि 100/120। हमको उल्टा करना होता है जब विक्रय मूल्य में हम लोग लाभ का मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है। बस हमको यही सॉल्व करना है और अपना यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख देनी है, क्या निकल के आएगा। 1 0 से 1 0 चला गया, ये 4 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4, 4 × 4, 4 दूनी 8, 112 निकल के आ गया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 निकल के आ गया। 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, 2 छक्का 12, 56 निकल के आ गया। यानी कि x बराबर निकल के आ गया 56 × 12, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 छंग 72 की 2, कैरी आ जाएगा 7, 12 पंचे 60 और 7 67, 672 रुपए। ऑप्शन नंबर जो भी हो वही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अंकित मूल्य कितना था, 672 रुपए था, यानी कि उसने 448 रुपए खरीदा था, उसमें 672 रुपए अंकित किए थे, एमआरपी लगा दिया था। ठीक है। 20% का छूट दिया, उसके बाद भी 20% का लाभ कमा लिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर डे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आप लोगों से। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया। निवेश से क्वेश्चन आ गया, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पर डे आप लोगों से परसेंटेज जिसमें लगा है, टोटल वेटेज का लगभग दोस्तों 30%, केवल परसेंटेज ही पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है। तो आप लोग हर एक परसेंटेज के क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए। कह रहा है कि सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। ठीक है। फिर कह रहा है यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि रुपए 6000 है, दिव्या ने 6000 रुपए निवेश किए और रेशमा ने दिव्या की तुलना में
30% कम, यानी कि 6000 का हम लोग अगर 70% निकालें तो ये निकल के आ जाएगा रेशमा की राशि। 1 2 मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 छंग 4200, 4200 रुपए रेशमा ने, किसने? रेशमा, इन्होंने दोस्तों निवेश किए हैं 4200। और हमसे कह रहा है कि रेशमा से 40% अधिक निवेश किए हैं सुषमा ने। तो सुषमा जी ने कितने? रेशमा से 40% अधिक, यानी कि 4200 का 140% निकाल दीजिए। 1 2 14 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 14 दूनी 28, 2 कैरी आ जाएगा, 14 चौको 56, 56 2 58, 1 जीरो और बच जाएगा, 5880 रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा था सुषमा द्वारा निवेशित राशि, तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि हो जाएगी 5880 रुपए। ठीक है, केवल कैलकुलेशन कर देनी थी और कुछ नहीं करना था। रेशमा ने 30% कम निवेश किया तो उनके 4200 निकल के आ गए, इन्होंने 40% अधिक निवेश किया तो 5880 निकल के आ गए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपना हमारा क्या कह रहा है, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 8:11 है। आय यानी कि इनकम, इन लोगों को इतना इनकम मिलता है, और उनकी बचत का अनुपात 7:9 है। इनकम दे दिया और बचत दे दिया। फिर कह रहा है कि यदि ए और बी के व्यय क्रमशः 25,000 और 35,000 हैं तो बी की आय रुपए में ज्ञात कीजिए। बी की आय हमसे पूछ रहा है। हम लोगों को पता है कि रेशियो का क्वेश्चन है, हम लोग रेशियो हटाएंगे और एक्स लगा लेंगे, यानी कि ए की आय हम लोगों ने मान ली कि 8x है और बी की आय हम लोगों ने मान ली कि 11x रुपए हमको दिया है। बचत दोस्तों कब निकलती है? बचत निकलती है कि जो हमारी इनकम है उसमें से हम लोग जब खर्चा निकाल दें, क्या? आय माइनस खर्च बराबर होता है बचत। ठीक है, यही हम सबको पता है कि जब हम लोग आय निकालेंगे, आय के बाद अपना उसमें से खर्चा निकाल देंगे, तब फिर बचत बच के आ जाती है। तो हम लोगों ने आय मान ली कि हमारी 8x और 11x है, और खर्चा हमको दे दिया है 25,000 और 35,000। उसके बाद हमको रेशियो दिया है बचत का 7:9, यानी कि हमको करना है 8x माइनस खर्चा कितना है 25,000 है ए का, अपान बी का आय है 11x, इसका खर्चा है 35,000, बटे मतलब बराबर बचत कितना है 7:9। ठीक है, बस हमको इसो को सॉल्व करना है और अपना आंसर ले लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा 9×8 = 72x, ये निकल के आ जाएगा इधर माइनस 9×5 = 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 3 जीरो और बढ़ा दीजिए बराबर, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आ जाएगा 11×7 = 77x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई माइनस कराएंगे, 7×5 = 7 × 3 = 21, 3 = 24, यानी कि ये 24 है, 1 2 3, इतना निकल के आ गया। यानी कि इधर 77x, इधर 72x, इधर उसको लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा 5x बराबर, 5x बराबर इधर जब इसको माइनस कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 20,000। ठीक है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौको 20, यानी कि 4,000 रुपए, यही x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई। हमसे कह रहा था कि बताइए b की आय कितनी है। b की आय है 11x, यानी कि 11 चौको 44, 44,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी की आय ऑप्शन नंबर बी 44,000 रुपए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैंने एक्स से बताया है, लेकिन हर एक क्वेश्चन केवल 2 या 1 लाइन में फिनिश भी कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक, एवरेज से दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन और लगभग 8वें नंबर का टॉपिक आ गया है। ठीक है, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको देखा होगा तो आप लोगों को सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 है। ठीक है, फिर कह रहा है बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्रा द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज किए गए थे। उसको 56 लिखना था लेकिन उसने 65 लिख दिया। तो क्या करना होगा कि जो ज्यादा लिख दिए 56 से उसको माइनस करना होगा, और यही करना होगा, और क्या करना है। तो हमसे कह रहा है सही औसत अंक कितना है। सबसे पहले हम लोग जो 19 छात्रों के टोटल अंक हैं वो निकाल लेते हैं। 19 का कुल अंक, कुल मतलब जो औसत दिया है उसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 74 × 19 ऐसे हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1400
6, 19 चौको 76, फिर उसके बाद 19 सत्ते निकल के आ जाएगा 133 और उसमें 7 और जोड़ दिए जाएंगे तो 140, 1406 ये निकल के आ गया कुल अंक। उसने कहा कि 56 के स्थान पर उसने 65 लिख दिया, यानी कि उसने कितना ज्यादा लिख दिया, 56 लिखना था उसने लिख दिया 65, उसने लिख दिया 56 10 66, यानी कि 9 उसने ज्यादा लिख दिया, उसको 9 कम लिखना चाहिए था, ठीक है, उसने 9 ज्यादा लिख दिया, यानी कि हमसे पूछ रहा है बताइए सही वाला औसत अंक क्यों हो जाएगा, इसलिए सही एवरेज बराबर 1406 माइनस 9 बटे ये हो जाएगा 19 छात्र हैं तो 19 से डिवाइड करा दीजिए, यानी कि उसको माइनस कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1397 बटे 19, ठीक है, जब इसका डिवाइड कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 73.5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को निकालना है, उसने कहा है कि दशमलव के एक स्थान तक निकालेंगे तो 73.5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों की वजह से ये सब लिखना पड़ा, नहीं कुछ नहीं करना था, इसको मल्टीप्लाई कराना था 19 बटे 74 माइनस 9 बटे 19, ठीक है, आंसर हमारा निकल के ऑप्शन नंबर बी आ जाता। वैसे भी दोस्तों एक या दो लाइन में हम लोगों ने इसको फिनिश भी कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का सेशन, जो कि आप लोगों के लिए हर एक वनडे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। नोटबुक और पेन लिए बगैर इस मैथ को सेशन को देखिएगा मत, ठीक है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग यकीन मानिए अपना स्कोर जरूर बढ़ा के आएंगे, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके साथी हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप कुछ 2 या 4 नंबर ज्यादा लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। इस पूरे एक सेशन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मेरी मेहनत को अगर पसंद करें तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।